नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम जो है समास प्रकरण की जानकारी लेंगे। संस्कृत की कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए यहाँ पर ये व्याकरण का टॉपिक है। इसमें अपन जो है समास प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि समास प्रकरण, समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समास विग्रह कैसे करते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में आज का समास प्रकरण। सबसे पहले लिखी हुई परिभाषा। तो समास की परिभाषा संस्कृत में है समसनम समासः, समसनम समासः, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। जैसे मान लो दो चीज़ें हैं बड़ी, तो उसको छोटी करेंगे तो वो जो हो जाता है संक्षिप्त करना। इसका हिंदी में अलग ही परिभाषा होती है, अनेक पदों को एक करना ही समास कहलाता है। बहुत सीधी परिभाषा है इसकी, अनेक पदों को एक करना ही समास कहलाता है। ऐसा समझ में आ गया। यथा जैसे सीताया पति, क्या लिखा है यहाँ पर, सीताया पति। अब एक और दो पद हो गए ना, दो पद। अब इसको संक्षिप्त करेंगे, संक्षिप्त मतलब छोटा बनाएंगे, तो सीतापति। इसमें क्या हट गया आपके या, क्या हटा या। तो संस्कृत में जो या हटा ये विभक्ति से जुड़ा है, तो इसमें विभक्तियाँ हट जाती है, जिससे संक्षिप्त पद बढ़ जाता है। सीताया पति, सीता का पति, तो ये संक्षिप्त रूप है। सीतापति क्या है, संक्षिप्त रूप। तो आप यहाँ इस तरह से याद रख सकते हैं संस्कृत की भाषा कि समसनम समासः, अर्थात संक्षिप्त करना। समास की हिंदी अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। अनेक पदों को एक करना ही समास कहलाता है। यथा सीताया पति। अब आगे बढ़ते हैं समास प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के? 6। पहला समास है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार इसके हैं। तो ये समास प्रकरण में आपको एक छोटी सी जानकारी याद रखनी है। वैसे 9th क्लास में भी आपने ये समास प्रकरण का चैप्टर पढ़ा है, उस हिसाब से ये परिभाषाएं और इनके प्रकार तो आपको याद होंगे इसे। तो हम डायरेक्ट अब चलते हैं सीधे अव्ययभाव समास पर। तो अव्ययभाव समास में यहाँ पर जो है मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। तो इस समास में सबसे पहले आप जो है अव्ययभाव के नाम से यहाँ पहला पद अव्ययी आता है। पहला पद अव्ययी आता है। अव्यय का मतलब अव्यय आता है। और इसमें अव्यय पदों का अर्थ जानकर समास विग्रह किया जाता है।
दूसरा पद संज्ञा वाचक होता है। तो इसमें आपने देखा पहला पद अव्यय आता है, तो इसमें जो है अव्यय पद कौन कौन से हैं वो यहाँ पर जानेंगे। तो अव्यय पद जो है यहाँ पर पहला है अति, उप, निर, यथा और अनु आदि। अब यहाँ पर इनके अर्थ लिखेंगे। अव्यय पद अर्थ, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय आता है। इसमें अव्यय पदों का अर्थ जानकर समास विग्रह किया जाता है, अतः दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, अव्यय पद। अव्यय पद अधि, उप, निर, यथा, अनु। अब एक होता है प्रति। तो सबसे पहले अधि, अधि पकड़ सप्तमी विभक्ति, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति। उप, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर समीप। निर, इसका मतलब हो जाएगा रहित या अभाव। यथा, इसका हो जाएगा अनुसार। अनति क्रम में। अनु, पश्चात या योग्य। प्रति, विप्सा अर्थ। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा को जानने के पश्चात ये अव्यय पद आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे पहले जो पद आएगा वो अव्यय आएगा, उसके बाद संज्ञा पद आएगा। तो अधि, उप, निर, यथा, अनु, प्रति, ये जो शब्द है इसके अर्थ को यहाँ पर आप देखेंगे। अब चलते हैं शब्द रचना। इसे यहाँ पर हो गया शब्द, और यहाँ हो गया समास विग्रह। समास विग्रह। अब अव्यय पद जाना, ये अव्यय पद है। अर्थ जाना, ये अर्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे शब्द। जैसे आ गया शब्द, आ गया अधि हरि। क्या आया, अधि हरि। अधि शब्द आ गया। तो इसमें पहला पद सबसे पहले क्या है, अधि। दूसरा पद संज्ञा हरि। संज्ञा का मतलब है नाम, नाम आता है पहले, पर बाद में नाम आता है, पहले जो है अव्यय पद है। अब इसका समास विग्रह करेंगे यहाँ। तो समास विग्रह जो करेंगे तो यहाँ पर अर्थ में देखेंगे अपन, अधि के पीछे क्या लिखा हुआ है, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति किसकी बनाई, अधि के तो रूप चलते नहीं, किसके चलते हैं, हरि के। तो यहाँ पर हरि की सप्तमी विभक्ति लिख देंगे अपन। अधि, अधिक संकेत देता है कि भाई जब भी अधि शब्द आए पीछे के पद में सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगा देंगे अपन, हो जाएगा हरो, ये इति जोड़ देंगे वापस लास्ट में, हरो इति। ये इसका सप्तमी विभक्ति में समास विग्रह हो गया। इसके पश्चात अधि हरि, अधि राम, तो रामे इति। अधि कृष्ण, तो कृष्णे इति। अधि सीता, तो सीता याम इति। इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। उप, अब आगे बढ़ते, उप। अधि का आप समझ गए हो कि अधि में क्या लगाना है, सप्तमी विभक्ति। उप, उप। अब उप के पीछे क्या लिखा हुआ है, समीप। क्या लिखा हुआ है, समीप। तो यहाँ समीप अर्थ में जो है इसका विग्रह करेंगे, लेकिन अब जो शब्द बनाएंगे वो शब्द में उप आना जरूरी है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने उप कृष्ण। उप कृष्ण, क्या लिखा, उप कृष्ण। तो उप का मतलब है समीप। तो यह समीप, किसके समीप, कृष्ण के समीप। तो यहाँ पर कृष्ण के समीप
तो यहाँ कृष्ण लिख देंगे, कृष्ण के, का, के, की षष्ठी विभक्ति में आता है, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति बढ़ा देंगे कृष्ण से, और इसमें लिख देंगे समीप, कृष्ण से समीप, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार उप कृष्ण, उपनर, इस तरह से आप बना सकते हैं। निर में क्या लिखा है, रहित, अभाव, अभावार्थ में, जैसे यहाँ पर निर आ गया, निर मक्षिका, निर्मक्षिका, तो यहाँ पर आ जाएगा मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभावः, मक्षिका नाम अभाव। इस प्रकार निर से निर्धन, निर्जन, निर्धन में धना नाम अभाव, निर्धन, निर्जन में जनस्य अभाव, जना नाम अभाव, इस तरह से आप बना सकते हैं। यथा, यथा में अनुस्वार या अनति क्रम में, अनुस्वार हिंदी का है, अनति क्रम में संस्कृत का है, यहाँ संस्कृत में पढ़ रहे तो संस्कृत में ही लिखेंगे। तो यथा का आ गया, यथा कामम, यथा कामम, तो यहाँ यथा का क्या लिखेंगे, अनति क्रम में, तो पहले लिख देंगे कामम अनति क्रम में, कामम अनति क्रम में। इसी प्रकार यथा से यथा काम, यथा योग्य, यथा वर्ष, यथा योग्य, ऐसे शब्दों का अपन यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं और इसका समास विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा समास बन रहा है, अव्ययभाव समास। इसके पश्चात अनु, अनु के लगता है पश्चात या योग्य, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने, शब्द का नाम लिखेंगे अनु कृष्ण, अनु कृष्ण, तो अनु कृष्ण में यहाँ पर या तो पश्चात लगाएंगे या योग्य लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कृष्ण से पश्चात, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो आप, योग्यम, कृष्ण से पश्चात या योग्यम। प्रति, अब आता है नंबर प्रति, प्रति मतलब विप्सा। विप्सा क्या होता है, विप्सा तुम बारंबार, पता ही है कि शब्द को दो बार लिखेंगे यहाँ पर। जैसे आगे उदाहरण, पुराना उदाहरण देखा आपने, प्रति दिनम, तो यानी दिनम शब्द को की विप्सा करेंगे यहाँ पर, किस शब्द की करेंगे, दिनम शब्द की। तो दिनम शब्द की विप्सा करने के पश्चात इसका जो यहाँ पर हो जाएगा दिनम, दिनम प्रति, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो आज हमने समास प्रकरण में समास की परिभाषा, समास के भेद, प्रकार और एक समास अव्ययभाव को यहाँ पर पढ़ा। तो मुझे आशा है कि ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप इसे जो है अपनी कॉपी में उतारेंगे और जब भी स्कूल के लिए आकर इनको दिखाना है। तो ये जो अव्ययभाव समास है, इसके अलावा और भी अव्ययपद है, वह आप पुस्तक की सहायता से जैसे ये समझा उसी प्रकार से आप समझकर उनके उदाहरणों को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही है। आगे फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और इसके बाद जो समास है, तत्पुरुष समास, उसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।